हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के अर्थशास्त्र के चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इससे पहले की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के देखे थे आय, उसके बाद देखे थे बिहार की आय, बिहार की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय के चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें हम लोग आय, बिहार की आय, इनकम ऑफ बिहार और राष्ट्रीय आय की धारणा देख चुके थे। सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन जिसे जीडीपी क्या है देख चुके थे। उसके बाद कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन देख चुके थे और उसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन भी देख चुके थे। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश। भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए एक विशेष स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे। कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे। भारत में सबसे पहले सन 1868 में, कब भारत में सबसे पहले सन 1868 में दादा भाई नौरोजी कि कब, तो सन 1868 में। तो भारत में सबसे पहले सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगा था, तो 1868 ईस्वी में। कब लगा था, तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय 20 रुपया बताया। उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया। उसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत का राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। इनके अनुमान के बाद 20 रुपया अनुमान के बाद उन विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर भी राव ने द्वारा 1925 से 1929 के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कब प्रचलित था, तो 1925 से 1929 1925 से 1929 1925 से 1929 1925 से 1929 में भारत का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक प्रचलित था। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने वर्ष 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, तो 1949। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, तो 1949 गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। जिसका उद्देश्य क्या था, तो भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब इस समिति ने कब अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो 1951 में
1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। किस चीज़ का रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो राष्ट्रीय आय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसके बाद में इसमें सन 1948 से 1949 सन 1948 से 1949 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई। सन 1948 से 1949 सन 1948 से 1949 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया बताई गई। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 246.9 रुपया प्रति व्यक्ति आय था। कब था? तो 1948 से 1949 तक 1948 से 1949 तक प्रति व्यक्ति आय था 246.9 रुपया। सन 1954 कब? तो सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़े का संकलन करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो 1954 में राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो 1954 में। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रकाशित करती है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के सर्जन में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का विशेष प्रदान होता है। राष्ट्रीय आय के सर्जन में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है। फिर आगे बढ़े तो कह रहे प्रति व्यक्ति आय। भारत जैसे बड़े देश में जहां जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, भारत जैसे बड़े देशों में जनसंख्या जहां काफी तेजी से बढ़ रही है, वह यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है। भारत जैसे बड़े देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है और शिक्षा का स्तर ज़्यादा है एवं भाषा, जीवन शैली और संस्कृति की वरीयता है। शिक्षा है और भाषा एवं जीवन शैली और संस्कृति की वरीयता है। इस बात का एहसास निरंतर बढ़ता जा रहा है कि विभिन्न और बड़ा कर दें। इस बात का एहसास निरंतर बढ़ता जा रहा है कि विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय, देखिए प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल बचता है, भागफल जो आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यह प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। फिर आगे बढ़ें इस बात का एहसास निरंतर बढ़ता जा रहा है कि विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करें। ऐसा करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तथा अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं। यद्यपि 5 वर्षीय योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्यापटल के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, पर जनसंख्या में भारी वृद्धि तथा अन्य व्यवसाय में उस
गति से विकास न होने के कारण विगत वर्षों में भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे गरीबी निरंतर बढ़ते जा रहा है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है और उस जिससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रहा है। आज के आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र में हुई सुधार आज के आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र में हुई सुधार विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में हो रहे गुणात्मक विकास के पश्चात भी लोगों को लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण संभवतः वो बेरोजगारी प्रति व्यक्ति आय से कम करके गरीबी को बढ़ावा देते हैं। ठीक इसी प्रत्यक्ष से में इस अतिरिक्त श्रम शक्तियों के बोझ को कम करके और उसे अपनी गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके कृषि उद्योग बेरोजगारी उन्मूलन और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय आय काफ़ी कम है। भारत का राष्ट्रीय आय काफ़ी कम है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। भारत का राष्ट्रीय आय काफ़ी कम है और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 था। $950 था, जहां भारत का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/48 है। जहां भारत का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/48 था 48 है। इसी प्रकार हम विश्व के कुछ देशों के प्रति व्यक्ति आय को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। विश्व के प्रति व्यक्ति आय को देखिए, अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है $46,440 और इंग्लैंड का प्रति व्यक्ति आय है $42,740 और चीन का प्रति व्यक्ति आय है $2,360 और बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय है $8,700। अब देखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना। जैसे कि हम जानते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम है। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में प्राप्त आय होती है और इस अर्जित आय को स्वामी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। मांग की यह वृद्धि उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और आर्थिक क्रियाओं का चक्रीय रूप पूरा हो जाता है। आगे देखें पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 की तरफ चले तो कह रहे हैं इस कथन को चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया। जो कथन है उसको चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। उत्पादन, व्यय और क्या आय। राष्ट्रीय आय की गणना एक में उत्पादन, आय और व्यय।
उसके बाद है उत्पादन एवं मूल्य की मूल्य उत्पादन एवं मूल्य जड़ विधि। उसके बाद है अन्य विधि और उसके बाद है व्यय विधि। आगे बढ़े तो राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है, चूंकि राष्ट्र की व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से तथा मौद्रिक आयों को माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इसका गणना जब उत्पादन के योग के लिए किया जाता है तो उससे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? उत्पादन गणना विधि कहते हैं। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय जब राष्ट्र की व्यक्तियों की आय को आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को आय गणना विधि कहते हैं। आय गणना विधि किसे कहते हैं? तो जब राष्ट्र की व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो यह गणना विधि को आय गणना विधि कहते हैं। प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, फ्रेश दिखेगा। देखिए, प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय भी करता है। प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय भी करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के नाम से किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय व्यय की गणना लोगों की व्यय के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि भी कहते हैं। हम देखते हैं कि उत्पादित की हुई वस्तुएं तो हम देखते हैं कि उत्पादित की गई वस्तुओं का मूल्य, तो हम लोग देखें राष्ट्रीय व्यय गणना विधि किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्पादित की गई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास को बढ़ जाता है। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं। मूल्य योग विधि किसे कहते हैं? तो उत्पादित की गई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयासों से बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आय की गणना को मूल गणना विधि कहते हैं। अंत में व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यावसायिक आय की गणना की जाती है। व्यावसायिक गणना के आधार पर ही की गई गणना को व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। उसके बाद आगे देखें, यद्यपि राष्ट्रीय आय की गणना उपयुक्त 5 तरीके से होती है। राष्ट्रीय आय की गणना उपयुक्त 5 तरीके से होती है। फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से और शास्त्रों में उत्पादन गणना विधि और व्यय गणना विधि सहज वैज्ञानिक और व्यावसायिक तरीका है जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक में देखें राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय को जानना आवश्यकता होता है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश का राष्ट्रीय आय को जानना आवश्यकता होता है। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास के सहज मापदंड है। जो
उस देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकलता है, जो उस देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकलता है, राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों में हम विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों में हम विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित राष्ट्रों के रूप में मूल्यांकन करते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को आंकने का सर्वमान्य माप है, फिर भी हमें व्यावसायिक रूप से राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसे हम संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। और 1 नंबर देखेंगे, आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई। पूरे देश के लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में आंकते हैं और इस आंकड़े को एकत्र करने में अनेक कठिनाई आती है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्र के विकास की सही स्थिति नहीं होती है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध ना हो तो राष्ट्र की विकास की सही स्थिति नहीं होती है। उसके बाद 2 में है दोहरी गणना की संभावना। पूरे देश के लोगों के उत्पादन अथवा आय के आंकड़े को एकत्र करना सहज नहीं है। भौगोलिक और मानवीय संसाधनों की संरचना ऐसी होती है कि कभी-कभी एक ही आय या उत्पादन को दो स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, जिसके कारण वास्तविक आय से अधिक दिखने लगता है। एक ही आय या उत्पादन को 2 स्थानों पर अंकित कर देने पर जिसके कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगता है। मूल्यों को समझने में कठिनाई। तो बाजार की स्थिति को प्राय हम देखते हैं कि एक वस्तु को कई व्यावसायिक स्थिति से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आती है। एक वस्तु को कई व्यापारिक स्थिति से गुजरने के कारण उसे वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आती है। वस्तु की कीमत में विभिन्नता इसलिए आती है कि विक्रेताओं को एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में उसका यातायात का खर्च, विक्रय और व्यवस्था, विज्ञापन का खर्च, विक्रेताओं के मुनाफे की राशि इसमें जुड़ जाती है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में यातायात का खर्च जुड़ता है। उसके बाद विक्रेता व्यवस्था जुड़ता है, विज्ञापन का खर्च जुड़ता है। उसके बाद जो बेच रहा है विक्रेता को अपने मुनाफा के जोड़ता है, तब जाकर उसका मूल्य बढ़ाता है, जिससे उसकी मूल्य बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए चीनी का उत्पादन मूल कारखानों से कम होता है। मूल कारखानों में कम होता है। जब वह थोक विक्रेताओं के पास जाता है तो उसके मूल्य में बढ़ोतरी होती है। अब यहाँ से देखिए, कारखाना से अब थोक विक्रेताओं के पास जा रहा है तो उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है। अब देखिए, फिर यहीं तक नहीं रुकता और उसके अंत में खुदरा विक्रेताओं के पास जाते जाते उसकी मूल्य में कीमत या मूल्य पूर्व की अपेक्षा काफ़ी अधिक हो जाती है। जैसे कारखाने में पहले मूल्य उसका बहुत कम होता है, उसके बाद थोक विक्रेताओं के पास जाता है, तो उसके बाद अंत में खुदरा विक्रेताओं के पास जाते जाते उसकी कीमत या मूल्य काफ़ी अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में अक्सर मूल्य को 2 बिंदुओं पर अलग अलग रूप में आंकड़े को जोड़ने से राष्ट्रीय आय की भ्रमिक स्थिति पैदा होने की संभावना रहती है। ऐसे स्थिति में 2 मूल्य को 2 विभिन्न आंकड़े में जोड़ने से भ्रमिक स्थिति पैदा होती है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपरोक्त बातों पर ध्यान देने से आंकड़े स्पष्ट एवं
व्यावसायिक और विश्वसनीय प्राप्त होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े के संग्रहण के रूप में यह आवश्यकता होता है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक ही मापदंड अपनाया जाए, जिससे राष्ट्रीय आय की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके, जिससे राष्ट्रीय आय की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके। दूसरा है विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। तो देखिए, किसी भी राष्ट्र की संपन्न अथवा विषमता वहाँ के लोगों को प्रति व्यक्ति आय या संयुक्त रूप से सभी व्यक्तियों के आय के योग, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं के माध्यम से जाना जाता है। राष्ट्र के विकास के लिए किसी भी प्रयास किए गए, राष्ट्र के विकास के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वह राष्ट्र की सीमा क्षेत्रों के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादन अथवा उसकी आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश अपने अपने तरीके से विकास की योजना बनाती है, जिसका लक्ष्य देखेंगे पेज नंबर 42 में। जिसका लक्ष्य राष्ट्र के उपलब्ध संसाधन की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना। इसी तरह शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास करने के लिए विभिन्न रूप से उत्पादन अथवा आय में वृद्धि की जाती है। आर्थिक विकास करने के लिए विभिन्न रूप से उत्पादन तथा आय में वृद्धि की जाती है। वस्तुओं का आर्थिक उत्पादन तथा व्यक्तियों की आय अधिकतम होने पर ही हम राष्ट्र में उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ही राष्ट्र के आर्थिक विकास का सही मापदंड है। बिना उत्पादन के बढ़ाए लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो सकती और ना ही आर्थिक विकास हो सकती है। नहीं, जब तक लोगों की आय में वृद्धि नहीं होगी तब तक आर्थिक विकास भी नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से उसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव लोगों को जीवन शैली पर पड़ता है, जीवन स्तर पर पड़ता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष भर में उत्पादित शुद्ध उत्पादित कहते हैं। आगे देखें तो, लेकिन उत्पादन की वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन में अधिक श्रमिक को लगाया जाए। इस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे वैसे बेरोजगारों को अधिक रोजगार मिलेगा, श्रमिकों को वेतन बढ़ेगा और उसकी आय बढ़ेगी और जिसका जीवन स्तर पूर्व की अपेक्षा, यानी कि पूर्व मतलब पहले की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों के विकास संभव हो सकेंगे। यदि इस प्रकार राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होती है तो इससे लोगों के आर्थिक विकास में अवश्य ही वृद्धि होगी। अब तक हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय में केवल
उन्हीं सेवाओं में को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में आंका जा सके, अर्थात अथवा जिनके लिए भुगतान किया जाए। इन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किए जाने पर उनकी गणना राष्ट्रीय आय की में नहीं की जाती है। उदाहरण यदि कोई उदाहरण की तरफ बढ़े, उदाहरण में देखें, उदाहरण यदि कोई नर्स अपने बच्चे की सेवा करती है तो उसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं होगी, लेकिन वही नर्स अस्पताल में काम करती है तो उसकी गणना राष्ट्रीय आय में की जाएगी। इस गणना के पश्चात विकास की प्रक्रिया सामान्य तौर पर चलती रहेगी। इस गणना के पश्चात विकास की क्रिया सामान्य तौर पर चलती रहेगी। यदि विकास की क्रिया में बहुत तहत राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो गरीबों द्वारा प्राप्त आय में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि बढ़ी हुई आय को हम सब हिस्से में अमीरों के पास जाएगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होते हुए भी संतुलित आर्थिक विकास नहीं होगा। इस कारण इन दिनों सरकार की योजनाओं के आयोग द्वारा समावेशी विकास पर बल दिया जा रहा है। समावेशी विकास पर बल दिया जा रहा है। जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उससे अनुपात में या उससे अधिक अनुपात जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात या उससे अधिक अनुपात में यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो तो समाज का आर्थिक विकास नहीं बढ़ सकता। फिर भी इन परिस्थितियों के बावजूद यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोगों के आर्थिक विकास में साधारण तौर पर वृद्धि देखी जा सकती है। इन परिस्थितियों के बावजूद यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोगों के आर्थिक विकास में भी सामान्य तौर पर वृद्धि होगी। समय एवं आय में परिवर्तन के बाद समय एवं आय में परिवर्तन के साथ गरीबों की रुचि एवं स्वाभाविक प्रकृष्ट होता है तथा अपनी बढ़ी हुई आय का वे सदुपयोग करते हैं। इस प्रकार उनके आर्थिक विकास में अवश्य ही वृद्धि होगी। अतः हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि चंद परिस्थितियों को छोड़कर यदि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो समाज के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी तथा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से समाज की आर्थिक विकास में भी कमी होगी। यानी कि राष्ट्रीय आय में कमी होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी कमी होगी और समाज के आर्थिक विकास में भी कमी होगी। सोशल साइंस का ऑल सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन का सभी सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जो वहाँ पढ़े तो वहीं अब इधर आएगा। आया प्रश्नवाली में ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय है और ऑप्शन तो इसका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा ऑप्शन ख 25,454 रुपये। वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कह रहा है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति स्वर अधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति स्वर अधिक है, मतलब किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन में दिया है बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि गोवा।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जिला दिया है पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। बिहार के पटना जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है? तो सहज है, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। तो उपयुक्त तीनों, यानी कि तीनों है, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त तीनों। उसके बाद आगे बढ़े तो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बिहार की प्रति व्यक्ति बिहार की प्रति आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, तो कितना प्रतिशत? 41.4। बिहार की 41.4% 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। बिहार की क्वेश्चन करा बिहार की आबादी बिहार की प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, तो बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में करा उत्पादन आय, फ्रेश कर देने दीजिए, उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है उत्पादन आय एवं अन्य चक्रीय समूहों का निर्माण करते हैं। अब क्या निर्माण करते हैं? तो उत्पादन आय और व्यय, यहाँ भराएगा होगा व्यय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? वृद्धि होगा। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से की क्रिया पूरी होती है। अब क्या क्रिया पूरी होती है? तो विकास, यानी कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की क्रिया पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार में वर्ष 2008 से 9 के बीच कुल घरेलू उत्पादन प्रतिशत हो गया, कितना प्रतिशत हो गया? तो इसका सही आंसर होगा 11.3%। 11.3%। बिहार में वर्ष 2008 से 9 के बीच कुल घरेलू उत्पादन 11.3% हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सही एवं गलत कथनों को पहचान करें, सही एवं गलत कथनों को पहचान करें। एक में दिया है राष्ट्रीय आय एक दी गई समय में किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन शक्ति को मापती है, उत्पादन शक्ति को मापती है। तो इसका सही कह रहा है सही कथन और सही और गलत कथन को पहचाने, तो ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 में करा उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करता, चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करता, तो ये हो जाएगा गलत। कह रहा है नहीं करता, तो ये हो जाएगा गलत। और आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये भी गलत है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है, तो इसका सही आंसर होगा गलत। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। तो हाँ सही थी, उधर हम लोग पढ़े थे दादा भाई नौरोजी द्वारा सबसे पहले अनुमान कब लगाया, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कब लगाया गया? तो 1968 में। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 20 रुपये, इसलिए इसका आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, सही। तो इसका आंसर होगा सही, कृषि पर आधारित लोग हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा सही। यहाँ कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 2।
उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका वीडियो अगले पार्ट में आएगा। यहाँ पार्ट 1, इससे पहले राज्य एवं राष्ट्र की आय की का एक दूसरा पार्ट था। इससे पहले एक पार्ट वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और सोशल साइंस की सभी यानी कि सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट में जाकर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव देखना ना भूलें। 10th की अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।